नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। 8:55 होने को हैं और हम दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आज की तमाम बड़ी खबरों पर तबसरा रखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपका जुड़ाव हो जाए तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, आप कमेंट भी कर दीजिएगा। आपका सहयोग रहता है दिन भर से। लगातार पेज पे भी आप रहते हैं और इस समय भी जो है भारी संख्या में जुड़ते हैं। आंचल शर्मा मोदगिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत से और लोग भी जुड़ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाएंगे तो फिर मैं इसको विस्तार दूंगा बुलेटिन को। आज के बुलेटिन में हम लोग बात करेंगे जो कर्मचारी चयन आयोग का मामला है, उसमें एक और एफआईआर दर्ज हुई है। जी हाँ, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ लोगों का रिमांड बढ़ा है, कुछ लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, इसकी बात भी करेंगे। बसों का किराया नहीं बढ़ेगा, ये ऐलान माननीय उप मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग का जिनके पास चार्ज है मुकेश अग्निहोत्री ने किया है। इसके अलावा हिमाचल में कोविड को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। जल शक्ति विभाग के एक और 34 दफ्तर जो है जल शक्ति विभाग के बंद हो गए हैं। कुल मिला के डीनोटिफाइड दफ्तरों की जो संख्या है वो 600 पहुंच गई और आज जो जल शक्ति विभाग के दफ्तर डीनोटिफाई हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री के अपने घर यानी नदौन का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। कुछ आईएएस अफसरों को महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी गई हैं। विवेक भाटिया, हेमराज बैरवा और किरण भड़ाना को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक एक करके तमाम चर्चा करेंगे और दूसरी खबरों पर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर ये लेंगे कि सेवा विस्तार को जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आते ही रद्द किया था, उसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो गई थी। अब हाईकोर्ट से आज उस याचिका को ये कहकर निरस्त कर दिया गया है कि ये पूरी तरह से सरकार का विवेक का मामला है, यानी सरकार को इस मामले में राहत मिली है। और हाईकोर्ट ने पिछली सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार को नई सरकार द्वारा वापस लेने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को जो है खारिज कर दिया गया है। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की थी। ये ओम प्रकाश शर्मा द्वारा, इंटरेस्टिंग नाम है, ओपीएस ओम प्रकाश शर्मा का कोड था और उनका भी, और ये भी जो मामला था वो प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश शर्मा था। उन्होंने जो है ये याचिका दायर की थी और वे जो थे पिछली सरकार ने इनको जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में तहसीलदार रिकवरी के पद पर सेवा विस्तार दिया था और उनका कहना था कि उनका अनुबंध जो है 2023 अप्रैल तक है और उससे पहले उसको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सीमित है। सरकार की किसी नीति को परखने से पहले कोर्ट को देखना होता है कि नीति नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, वैधानिक प्रावधानों के विपरीत या कहीं मनमानी तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार को वापस लेना ना तो अनुचित प्रतीत होता है और ना ही मनमाना प्रतीत होता है। यह सरकार का विशेषाधिकार है और वह अपनी नीति पर कभी भी पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया सेवा विस्तार कभी भी वापस ले सकती है। तो एक बड़ा फैसला जो है आया है और इससे मुझे लगता है कि काफी राहत सरकार को मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए थे और जिस तरह से एक मामला कोर्ट में गया था उसके बाद कई और मामले कोर्ट में जाने की जो है वो उम्मीद बंद गई थी। लेकिन अब ये सारा मामला इसका पटाक्षेप हो गया, तो सरकार के लिए एक अच्छा फैसला, कोर्ट से राहत। और दूसरा बड़ा फैसला जनता के लिए सरकार का, सरकार ने घोषणा करी है कि तमाम अटकलों के बावजूद वह एचआरटीसी की बसों में किराया नहीं बढ़ाएगी। काफी दिन से ये चर्चा थी और शायद ये रिवाज का भी मामला था, क्योंकि पिछली सरकार आई थी तो उसने आते ही 25% बढ़ा दिया था, फिर कोविड के बाद 25% बढ़ा था। इस तरह 5 साल में बीजेपी सरकार ने 50% किराया बसों का बढ़ा दिया था। ऐसे में लंबे समय से जिस तरह से प्राइवेट बस ऑपरेटर मांग कर रहे थे और खासतौर से जो यूनियन है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की, वो उसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं, प्रधान और दूसरे, वो ऊना से ही है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इस पर फिर से पुनर्विचार होगा और बहस शुरू होगी थी कि किराया कहीं बढ़ न जाए। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने साफ किया है कि घाटा पूरा करने को लेकर किराया बढ़ाने की अटकलों का जो है वो खंडन करते हैं और कोई किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। वे आज परिवहन अधिकारियों की बैठक लेने के लिए अचानक परिवहन विभाग के दफ्तर भी पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले दिनों में वे घाटा कम करने के लिए कोई विशेष प्लान बनाए ताकि 1500 करोड़ के घाटे में चल रहे एचआरटीसी को उबारा जा सके। लेकिन किसी भी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं है। घाटा पूरा करने के लिए हम फ्री हैंड दे रहे हैं, सभी रूटों पर समय से बसें चलाई जाएं, नई प्लानिंग के साथ काम किए, ये उन्होंने कहा है। आपकी जानकारी के बता दें कि
3500 बसों में से इस समय एचआरटीसी की 1000 बसें कंडम हैं और कुछ नई बसें खरीदने की भी बात हो रही है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई बस खराब हो जाती है और इस वजह से एचआरटीसी अब 1500 करोड़ के घाटे में है। 70 करोड़ के आसपास जो है एचआरटीसी की 65 से 70 करोड़ रुपए प्रति महीने की आमदनी है और खर्चा जो है वो 80 से 85 करोड़ है, यानी 10 से 15 करोड़ का घाटा हर महीने पड़ता है। और इस तरह से ये आप इसको देख लें मल्टीप्लाई करके तो होते होते जो है ये 1500 करोड़ पहुंच गया। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि घाटा पाटने का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ किराया बढ़ाना नहीं है। हम जनता पे बोझ लादने के लिए नहीं आए, हम जनता को राहतें देने के लिए आए हैं और ऐसे में हमारा किराया बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, ये कहा है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने। अगली खबर की चर्चा करते हैं जी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में जल्दी ही बड़े स्तर पर जो है वो बाल गृह और एकल नारी केंद्र बनाए जाएंगे, जहां पे सभी किस्म की सुविधाएं इन लोगों को दी जाएंगी जो वहां पे रहते हैं। तो ये जो है चाइल्ड होम की बात करें, अनाथ, वृद्ध और एकल नारी के लिए जल्दी ही 3 बड़े कैंपस बनाए जाएंगे प्रदेश में, अलग अलग जगहों पे बनाए जाएंगे। ये बात उन्होंने आज चाइल्ड होम और वृद्धाश्रम शोभरा के निरीक्षण के दौरान की। उन्होंने कहा कि जो अनाथ हैं वे कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियों को हमको सुधारना होगा, वे भी इस समाज का अहम हिस्सा है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि इन आश्रमों में रहने वाले लोगों को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे एकल नारियां हैं, उनको फेस्टिवल अलाउंस मिलेगा। ये उनका एक बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि उनको जो है फेस्टिवल अलाउंस दिया जाएगा, जब कोई त्यौहार होगा उनको विशेष रूप से नगद पैसे दिए जाएंगे ताकि वो भी आम आदमी की तरह त्योहारों को मना सकें और त्योहारों की खुशी मना सकें और अपने आप को जो है वो समाज की मुख्य धारा में फील कर सकें। इसके बाद आज वे कांग्रेस कार्यालय में भी गए थे और उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर एक आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस मौके पर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि प्रतिभा सिंह उनकी बॉस हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री बाद में है, पहले वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ पे प्रतिभा सिंह है और इस नाते वो उनकी बॉस हैं, जो उनका आदेश होगा वो मान्य होगा। तो ये बड़ा बयान इसलिए भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में खेमेबाजी की चर्चा बड़े दिनों से हो रही थी और इस खेमेबाजी की चर्चा को अब इस तरह से विराम दिया गया है। आज कुछ बड़ी नियुक्तियां भी हुई हैं और 2011 के बैच के आईएएस अफसर विवेक भाटिया को मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी कम स्पेशल सेक्रेटरी लगाया गया है और इसे लेकर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशल एबल्ड विभाग के निदेशक के विशेष सचिव पद पर कार्यरत थे। उनके बाद अब ये जो जिम्मेदारी है ये हेमराज बैरवा को दी गई है। वो 2013 के बैच के ऑफिसर हैं, उनको जो है अब वो जिम्मेदारी दी गई है जो विवेक भाटिया के पास थी। वो एनएचएम के भी मिशन निदेशक हैं और उनको जो अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड स्पेशल एबल्ड विभाग की जो है अतिरिक्त उनको जो है कार्यभार दिया गया। इसके अलावा 2017 बैच की आईएएस और स्पेशल सेक्रेटरी पावर, जो अभी स्पेशल सेक्रेटरी पावर थी, किरण राणा को जो है INPR सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। ये एक एडिशनल चार्ज उनको दिया गया। बड़ी जिम्मेदारी है दोनों अफसर पर, तीनों अफसरों पर ये। और इसके बाद जो है सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक पद से के सरोज को जो है पद मुक्त कर दिया गया। के सरोज की नियुक्ति भरे चुनाव में हुई थी, जब उससे पूर्व वाले जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे ब्रास्कन साहब, उनके ऊपर कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए थे कि वो सरकार के पक्ष में चुनाव के दौरान काम कर रहे थे, तो फिर उनको जो है हटाकर के सरोज को लगाया गया था वहां पे। उधर अगर और बात करें सरकार की, तो सरकार ने आज फिर से कुछ दफ्तर जो है वो डी नोटिफाई किए हैं। जल शक्ति विभाग के 34 दफ्तर जो है वो डी नोटिफाई किए गए हैं। इनमें सेक्शन ऑफिस, सर्किल ऑफिस, डिवीजन, सब डिवीजन समेत धर्मशाला में नया बनाया गया इरिगेशन विंग ऑफिस भी शामिल है। इसे लेकर सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनके स्टाफ को EMC दफ्तर शिमला में जल्द रिपोर्ट करने को कहा गया है। और इसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अपने घर नदौन के जल शक्ति डिवीजन, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज के बाली चौकी डिवीजन व सर्किल ऑफिस सराज को डिनोटिफाई कर दिया गया है। और इन दफ्तरों को पीछे करने के पीछे सरकार का तर्क है कि पूर्व सरकार ने बिना बजट के प्रावधान
किए ये दफ्तर खोल दिए थे। 90% से ज़्यादा दफ्तर खोलने के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं ली गई है और लिहाजा सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 574 दूसरे दफ्तर भी बंद हो चुके हैं, तो अब ये 600 से ज़्यादा ऊपर चला गया है मामला। बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर हैं, स्वास्थ्य संस्थान जिसमें PHC CSC जो अपग्रेडेड थे वो 291 थे, तीन तहसीलें, 20 उप तहसील, कानूनगो सर्कल पटवार जो थे वो 9 थे, पटवार सर्कल 80, ITI 17, रेवेन्यू सब डिवीजन के जो और डिवीजन सब डिवीजन रेवेन्यू के जो सर्कल थे वो 16, 2 PWD के जो है दो PWD के सेक्शन, SDO पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट 18, आयुर्वेदिक अस्पताल 3, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र 41 जो है इनको भी नोटिफाई किया गया था। तो ये लगातार प्रोसेस चला हुआ है और सरकार का कहना यही है कि कम से कम 3000 करोड़ रुपए के लायबिलिटी वाले ऐसे दफ्तर खोल दिए गए थे जिनके लिए बजट कहां से आएगा ये नहीं बताया गया था, बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जहां जिसने जो दफ्तर मांगा वो दे दिया था। ये जो है बड़े बहस का विषय भी अब बन गया हुआ है। लेकिन इसी बीच जो है अब एक बड़ी खबर ये आ रही कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग OPS की बहाली का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। आज NPS कर्मचारियों के संघ के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि कांग्रेस सरकार अपने वादे के मुताबिक पहली ही कैबिनेट में OPS को लागू करेगी। पहले ये 10 दिन का मामला था, बल्कि 10 दिन के भीतर जो पहली कैबिनेट होगी उसमें कर दिया जाए, लेकिन अभी पहली कैबिनेट बनी नहीं है। तो कहा गया कि जब पहली कैबिनेट होगी तो उसमें इस मामले को जो है लागू कर दिया जाएगा। इसमें बाकायदा मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें NPS संघ के जो कर्मचारी थे वो आए हुए थे, उनके पदाधिकारी आए थे और उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट पर भी विस्तृत चर्चा की गई है, लेकिन उसके इनपुट्स बाहर नहीं आए हैं और सभी विभागों से जो है पूरा ब्यौरा जुटा लिया गया, ये मुख्यमंत्री ने कहा है और जल्द ही किसी भी समय इसकी घोषणा जो है हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रहिए, ये घोषणा हमको करनी ही है और इसको हम करके ही रहेंगे और ये हमारा मेन मुद्दा था। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज की जो दूसरी बड़ी खबरें हैं उसमें हम कोविड की ओर को चलना चाहेंगे। उसके बाद आपको जो है हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर मुख्यमंत्री ने आज स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है और विशेष अलर्ट जारी किया है। तमाम स्वास्थ्य संस्थानों को और CMOs को कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और जो हॉस्पिटल में कोविड वार्ड की स्थिति है उसको दुरुस्त करें। हालांकि मॉक ड्रिल हुई थी कल, उसके बाद आज ये बैठक हुई है। उस बैठक में जो है ये मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सारी चीज़ों को ये कहा है और आदेश जारी किए हैं कि सभी जगहों पे व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटा जा सके। अभी हमारे पास 2,500 के आसपास ऑक्सीजन वाले बेड हैं और इतने ही करीब जो है स्पेशल कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को, PSA प्लांट्स को और जो वेंटिलेटर्स इत्यादि हैं उनको भी दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। खासतौर से जिस तरह से टूरिज्म सीजन है, बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, हमें खास ख्याल रखना होगा। ऐसे में टूरिस्ट को भी ये ताकीद की गई है कि वे बिना मास्क लगाए ना घूमें और स्थानीय लोगों से भी ये अपील की गई है कि बेहतर होगा कि वो भी इस एडवाइजरी का पालन करें और अपने आप को कोविड से बचाएं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पिछले ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए जो है थोड़े कोविड के लिहाज से संवेदनशील होंगे, क्योंकि एक और छोटी हल्की लहर जो है आ सकती है अगले 40 डेज के भीतर में, ये एक्सपर्ट का मानना है। और ये देखा गया है कि ईस्ट एशिया को प्रभावित करने के 30 से 35 दिनों बाद ही भारत में नई लहर पहुंची थी। पिछली अगर 3-4 लहर को जो है आकलन करने के बाद उन्होंने कहा तो एक ट्रेंड रहा है जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है। उधर बिहार के गया में फिर से 2 नए विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये बैंकॉक और ताइवान के रहने वाले हैं। गया में अब तक कुल 19 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं बाहर से आने वाले। ये सारे महामहिम दलाई लामा के कार्यक्रमों के लिए आए थे और इनको जब हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग करेगी तो इनको पॉजिटिव पाया गया। हालांकि 2% ही लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। दुबई से आए 2 यात्री बुधवार को चेन्नई एयरपोर्ट पर भी कोविड पॉजिटिव मिले गए। ये दोनों तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला के रहने वाले हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर भी बुधवार को 2 पैसेंजर जो है पॉजिटिव मिले हैं। इनके सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। पिछले 3 दिन में 43 पैसेंजर जो है अब्रॉड से आने वाले उनको पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद जो है थोड़ा सा अलर्ट और ज़्यादा गहरा कर दिया गया है इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ने UAE से आने वाले पैसेंजर्स के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ डोज पार कर गया है। बिहार में कोरोना के केसेस में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है और राज्य में रविवार तक कोई भी एक्टिव केसेस नहीं थे, जबकि अब केसों की संख्या जो है 14 हो गई है। इनमें से अकेले 12 जो है
वो गया में पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कोरोना को लेकर थोड़ी चिंता है। हिमाचल प्रदेश में भी चिंता जाहिर की गई है और देश में अगले 40 डेज को बड़ा संवेदनशील माना गया है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा स्थितियां उतनी परेशानी वाली नहीं है। आज 999 है, मान के चलिए राउंड फिगर में 1000 सैंपल लिए गए और इसमें से सिर्फ जो है एक आदमी जो है आज पॉजिटिव पाया गया है, 6 रिकवर हुए हैं। कुल मिला के अब हमारे पास एक्टिव केसेज जो है 23 रह गए हैं। आज 307 जो है वो रैट 367 सैंपल आरटीपीसीआर पर जांचे गए और 688 जो है वो रैट पर जांचे गए, 4 ट्रू नॉट पर जांचे गए। कुल मिला के 999 यानी 1000 टोटल सैंपल जो है वो आज जांचे गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ और सिर्फ एक नया केस आया है, तो उस लिहाज से हमारे लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। और कुल मिला के हमारे पास अब 23 मामले हैं। सिरमौर में एक नया केस आया है और उसके बाद वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि केसेस ना बढ़े। वहां पे अब 2 एक्टिव केसेस हैं। बिलासपुर में इस समय 1 एक्टिव केस है, चंबा में कोई एक्टिव केस नहीं है, हमीरपुर में भी 1 एक्टिव केस है। अभी हमीरपुर कई दिनों तक कोविड फ्री चल रहा था। कांगड़ा में 4 एक्टिव केसेस हैं, किन्नौर में 1 एक्टिव केस है, कुल्लू में 2 एक्टिव केसेस हैं, लाहौल स्पीति में कोई एक्टिव केस नहीं है, मंडी में 3 केसेस हैं जी एक्टिव, शिमला में 6, सिरमौर में 2, सोलन में 3, ऊना में कोई एक्टिव केस नहीं है। तो कुल मिला के 9 जिलों में अब हमारे पास 23 एक्टिव केसेज हैं। 3 जिले जो हैं अभी भी कोविड से फ्री हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज 6 लोग रिकवर हुए हैं, खासतौर से 4 कांगड़ा में, 1 कुल्लू में और 1 सिरमौर में, बड़ी जल्दी बाकी भी जो है वो रिकवर हो जाएंगे। 999 सैंपल आज लिए गए। सबसे ज़्यादा जो है कांगड़ा में 252 सैंपल हुए, 130 सैंपल चंबा में, 67 बिलासपुर में, 10 सैंपल किन्नौर में, 82 कुल्लू में, 84 मंडी में, 70 सैंपल शिमला में, 71 सिरमौर में, 41 सोलन में और 27 जो वो ऊना में हुए। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसका आपको इंतजार होगा। कर्मचारी चयन आयोग को लेकर लगातार जो एसआईटी हो अपनी जांच कर रही है। वहां पे किस तरह से पेपर जो थे वो लीक होते थे, किस तरह से नहीं होते थे, और उस पूरे मामले में आज जो है जो 2 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, एक जो टाउट था संजीव शर्मा और दूसरा जो उमा आजाद थी, उनको 4 दिन का पुलिस रिमांड और दिया गया। बाकी जो 4 लोग और थे जिन्होंने 2 ने पेपर खरीदा था, 3 ने और एक उस लेडी का ही बेटा, उनको अब 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन 2 का रिमांड जो है उनका फिर से आगे बढ़ा गया क्योंकि उसमें कई अभी महत्वपूर्ण सूचना भी और आ रही है। तो उनका रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया कोर्ट के द्वारा। आज विजिलेंस ने ये रिमांड लिया उनका दोबारा से और कोर्ट से हासिल किया और माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे हुए हैं अगले 2-3 दिन में। ड्यू कोर्स में जैसे ही कुछ एविडेंस और हाथ लगेंगे, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। हम बार बार इस चीज को आपको कह रहे हैं। अभी इस चीज का हमारा इनपुट पूरा है, लेकिन क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बड़े स्तर की कुछ गिरफ्तारियां होंगी। और जो 2 पेपर और पाए गए थे, खासतौर से एक तो बिक रहा था, जो 2 होने थे उनकी भी कॉपीज पाई गई थी। उस सिलसिले में जो है आज कुछ और इनपुट्स जो है विजिलेंस को मिले हैं। और दूसरी ओर जो है अब सीधे तौर पर जो है ये जंग जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गई है। और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में लंबे समय से पेपर बेचने का धंधा चल रहा था। पुलिस भर्ती पेपर, पटवारी भर्ती पेपर और अब जेआई के पेपर लीक होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में पेपर बेचकर उन लोगों को नौकरियां दी गई जो पात्र नहीं थे और उन जो डिजर्व नहीं करते थे, जबकि पात्र अभ्यर्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि चयन आयोग में यह धंधा कब से चल रहा था इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। और आनंद फानन में खोले गए कार्यालय को बंद करने पर भाजपा कार्यकर्ता जो सड़कों पर उतरकर गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे बेहतर होगा कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता जो हैं अपनी स्पष्टीकरण दें कि उनके राज में इतने ज्यादा पेपर कैसे लीक हुए, क्या भ्रष्टाचार किस तरह से चल रहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा गत 8 साल में दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी बनी है और उनके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया, ये भी सोचना होगा। जो इनके दादा परदादा बुजुर्गों ने छिपा कर पैसे रखे थे वो कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनका सीधा था कि भ्रष्टाचार में ये तमाम सरकारें बीजेपी की संलिप्त है सब जगह पे और इस तरह से ही ये पैसे बढ़ रहे हैं। तो एक नई बहस भी इसके साथ जो है छिड़नी अब तय है और इस बहस को कहां तक जाती कहां तक नहीं, लेकिन असली मसला यही है कि आने वाले 2-3 दिन में अब कर्मचारी चयन आयोग के मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी चलिए ठाकुर देवेंद्र प्रताप जी कुछ कह रहे हैं। चलिए आपके कमेंट्स आपके हैं, इनका भी सम्मान है। त्रिलोक सिंह नेगी जी देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी।